क्या हो अगर मैं कहूं कि एक विद्रोह, सिर्फ एक विद्रोह ने अंग्रेजों को भारत पर राज करने का अपना पूरा तौर तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। ये वो घटना थी जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी के राज को जड़ से उखाड़ फेंका और एक पूरे साम्राज्य की सीधी हुकूमत की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1857 के उस एक विद्रोह में ऐसा क्या था कि उसने पूरे उपमहाद्वीप की सरकार का नक्शा ही बदल दिया। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक बगावत ने अंग्रेजों को अपना पूरा रूल बुक बदलने पर मजबूर कर दिया। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले और बाद की तस्वीर देखनी होगी। 1857 से पहले सीन क्या था? भारत पर राज कर रही थी एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम से तो ट्रेडिंग कंपनी थी, आई भी व्यापार करने ही थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी फौज खड़ी कर ली और हुकूमत करने लगी। लेकिन 1857 के बाद पासा पलट गया। अब कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था, मतलब लंदन में बैठी रानी और उनकी सरकार के। तो एक तरह से ये एक बिजनेस से निकलकर सीधे सीधे एक साम्राज्य का हिस्सा बनने जैसा था। तो अब सवाल आता है कि इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बदलाव आखिर जरूरी क्यों पड़ा? असल में अंग्रेजों की नज़र से देखें तो 1857 का विद्रोह सिर्फ कुछ सिपाहियों की बगावत नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये उनके पूरे बिजनेस मॉडल पर एक सीधा हमला था। लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को ये साफ साफ दिख गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से मामला संभल नहीं रहा, वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। सोचिए, अगर ये क्रांति कामयाब हो जाती तो भारत से जो भी कमाई हो रही थी, जो मुनाफा आ रहा था, सब खत्म। तो उन्होंने तय कर लिया, भाई अब इस कंपनी के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो इस नाकामी का इलाज क्या था? ब्रिटिश सरकार एक नया कानून लेकर आई, द एक्ट ऑफ 1858। ये एक तरह से भारत पर सीधे कंट्रोल करने और एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाने की रूल बुक थी। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? कंपनी के पूरे गवर्निंग स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया गया। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो पूरी कंपनी को चलाते थे, सब खत्म। मतलब पुराना सिस्टम जड़ से उखाड़ दिया गया। अब इस खालीपन को भरने के लिए दो नई पावरफुल पोजीशंस बनाई गई। पहली थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं था, ये लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था। मतलब भारत से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला अब यही आदमी लेगा। तो हुआ क्या? पावर का सेंटर दिल्ली या कलकत्ता से उठकर सीधा लंदन पहुंच गया। और दूसरी तरफ भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, उसे एक नया और भी ज्यादा रौबदार नाम दिया गया, वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब ही था रानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। और ये भी जान लीजिए कि भारत के पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग, जो बगावत के वक्त गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, सत्ता हाथ में लेते ही महारानी विक्टोरिया ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उन्होंने एक घोषणा की जिसमें सीधे सीधे भारत के राजा महाराजाओं से वादा किया गया कि उनके अधिकारों, सम्मान और प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, बिल्कुल अपने बराबर। मकसद एकदम साफ था, विद्रोह के बाद जो पावरफुल लोग थे उनको अपनी तरफ खींचना, उन्हें ये यकीन दिलाना कि भाई क्राउन के राज में आप सेफ हो। अब ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी का अगला पन्ना पलटा। उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर इंडिया पर लंबे समय तक राज करना है तो यहाँ के लोगों को, खासकर भारतीयों को, कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल करने का दिखावा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ अपनी शर्तों पर। तो उनके सामने एक बड़ी दुविधा थी। लोकल लोगों को सिस्टम में शामिल करें भी तो कैसे, कि उन्हें लगे कि उनकी सुनी जा रही है पर असली पावर हमारे ही हाथ में रहे। और इस सवाल का जवाब उन्हें मिला 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में। तो इस एक्ट के तहत पहली बार वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को जगह दी गई। और जानते कितने? सिर्फ 3। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि ये कितनी दिखावे की और कितनी सीमित शुरुआत थी। तो ये 3 लोग कौन थे? पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इनको चुना क्यों गया? इनकी काबिलियत पर नहीं, इन्हें चुना गया था 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेजों के प्रति इनकी वफादारी के लिए। तो ये कोई डेमोक्रेसी की तरफ पहला कदम नहीं था, ये तो बस अपने वफादारों को इनाम देने का एक तरीका था।
हाँ, ये शुरुआत भले ही छोटी थी, बहुत सीमित थी, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मतलब था। इस एक्ट ने पहली बार लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की। मतलब सेंटर के अलावा अब प्रोविंस यानी प्रांतों को भी अपने लिए कानून बनाने की कुछ पावर वापस दी गई और यहीं से प्रांतीय विधान परिषदों की नींव पड़ी। तो अगले लगभग 30 सालों तक इन काउंसिल्स का विकास हुआ, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। हाँ, मेंबर्स की संख्या तो बढ़ी, पर उनकी पार वो अभी भी बहुत ही लिमिटेड थी। अगर आप इस टेबल को देखें तो पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। 30 साल में मेंबर्स की संख्या में बस थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। हाँ, एक नया शब्द जरूर आया, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और मेंबर्स को बजट पर बहस करने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन क्या वो वोट कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये प्रोग्रेस के नाम पर एक बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड प्रोसेस था। और इसमें एक बड़ा पेंच था। सुनिए, मेंबर्स को सवाल पूछने का हक तो दे दिया, लेकिन सरकार उन सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं थी। मतलब आप सवाल पूछ लीजिए, हमारी मर्जी हम जवाब दें या ना दें। ये तो वैसा ही अधिकार हुआ जिसकी कोई गारंटी ही नहीं। इससे एक बात तो साफ थी, असली कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में था। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे विवादास्पद मोड़ पर, 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नाम तो था सुधार, लेकिन इनका असली मकसद कुछ और ही था। एक तरफ तो एक बहुत बड़ी और अच्छी बात हुई। पहली बार एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक भारतीय वाइसरॉय की सबसे पावरफुल बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बने, और ये वाकई एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। लेकिन इसी एक्ट की सबसे विवादित बात थी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट सिर्फ मुस्लिम वोटर ही डाल सकता है। ये भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांटने की एक खुली और सीधी कोशिश थी। और कमाल की बात यह है कि अंग्रेज अपना ये इरादा छिपा भी नहीं रहे थे। उस समय के जो दस्तावेज हैं वो साफ बताते हैं कि इसका मकसद ही यही था कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई बना दी जाए जिसे पाटना मुश्किल हो, ताकि ये लोग कभी एक होकर ब्रिटिश राज के लिए खतरा न बन पाएं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, 1858 से लेकर 1909 तक के ये सारे बदलाव, ये सारे सुधार, क्या ये सच में भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी देने की एक ईमानदार कोशिश थी, या फिर ये फूट डालो और राज करो की सोची समझी नीति का एक खतरनाक हथियार था? इस एक सवाल का जवाब आज भी हमारे देश के इतिहास और राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ता है।